सोचिए, यूरोप के दिल में एक ऐसा देश जिसकी भाषा अपने किसी भी पड़ोसी से नहीं मिलती और जिसका इतिहास साम्राज्यों के बनने और बिखरने की एक जबरदस्त कहानी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हंगरी की और समझेंगे इसकी अनूठी दास्तां को। अच्छा, एक सवाल, क्या कोई जानता है कि सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो कहाँ है? इसका जवाब है हंगरी। जी हाँ, यह वही देश है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपना सफर और उतरते हैं इस दिलचस्प देश की गहराइयों में। तो किसी भी जगह को जानने की शुरुआत होती है उसकी जमीन से, उसके भूगोल से। और जब बात हंगरी की हो तो हम बात कर रहे हैं मैदानों, पहाड़ों और नदियों की भूमि की। तो देखिए, हंगरी जो है वो सेंट्रल यूरोप में बिल्कुल बीच में है। मतलब चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन, कोई समंदर नहीं। और ये 7 देशों से अपनी सीमाएं शेयर करता है। इसका ज़्यादातर इलाका एक बहुत बड़ा मैदान है जिसे ग्रेट हंगेरियन प्लेन कहते हैं। और इस मैदान के ठीक बीच से होकर बहती है यूरोप की जानी मानी नदी डैन्यूब। और हाँ, उत्तर और पश्चिम में जो पहाड़ हैं वो तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। और इसी भूगोल का एक हीरा है लेक बालाटोन। ये सिर्फ सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग तो इसे प्यार से हंगेरियन सागर बुलाते हैं। सोचिए जरा। और ये टूरिज्म और मछली पालन दोनों के लिए बहुत अहम है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं यहाँ के लोगों पर और उनके 1000 साल से भी ज्यादा लंबे उतार चढ़ाव भरे सफर पर। ये कहानी शुरू होती है मैग्यार कबीलों से और पहुंचती है आज के यूरोपियन यूनियन तक। हंगरी का इतिहास वाकई बहुत नाटकीय रहा है। देखिए, 9वीं सदी में मैग्यार कबीले यहाँ आकर बसे। फिर साल 1000 आते आते एक किंगडम की नींव रखी गई। इसके बाद कई सदियों तक ये देश 2 बड़ी ताकतों हैब्सबर्ग और ऑटोमन एम्पायर के बीच पिसता रहा। 1848 में आज़ादी के लिए क्रांति हुई जिसने उम्मीद की एक चिंगारी जलाई, लेकिन असली आज़ादी मिली 1989 में, जब सोवियत कंट्रोल खत्म हुआ। और फिर 2004 में हंगरी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनकर एक नए दौर में दाखिल हुआ। चलिए, इतिहास से आगे बढ़कर अब जानते हैं यहाँ के लोगों और उनकी भाषा के बारे में, जो इससे पूरे यूरोप में एक बिल्कुल अलग पहचान देती है। तो अगर हम आबादी को देखें तो यहाँ लगभग 83% लोग हंगेरियन हैं। जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो है रूमा समुदाय। और इनके अलावा जर्मन, सर्ब और स्लोवाक लोग भी यहाँ का अहम हिस्सा हैं। और अगर धर्म पर नजर डालें तो करीब 54% आबादी रोमन कैथोलिक है। फिर 12% के आसपास कैल्विनिस्ट प्रोटेस्टेंट हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लगभग 1/3 लोग, मतलब 33%, किसी भी धर्म को नहीं मानते। अब आते हैं हंगरी की सबसे अनोखी चीज पर, उसकी भाषा। पता है, ये आस पड़ोस की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती। क्यों? क्योंकि ये यूरालिक लैंग्वेज फैमिली से है। इसका मतलब इसका रिश्ता जर्मन या फ्रेंच से नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर फिनलैंड और एस्टोनिया की भाषाओं से है ना कमाल की बात? यही चीज इसे यूरोप में बिल्कुल अलग बनाती है। तो भाषा और संस्कृति के बाद अब रुख करते हैं हंगरी की मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ। देखते हैं कि ये देश आज सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग का हब कैसे बना है। तो सवाल उठता है कि हंगरी की इकोनॉमी आखिर है कितनी बड़ी? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इसकी जीडीपी है लगभग $177 बिलियन। ये आंकड़ा इसे सेंट्रल यूरोप की एक अहम इकोनॉमिक पावर बनाता है। अब ये पैसा आता कहां से है? तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 66% आता है सर्विस सेक्टर से। इसके बाद 30% के साथ इंडस्ट्री का नंबर है और खेती यानी एग्रीकल्चर का हिस्सा अब सिर्फ 4% रह गया है। इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ का किंग है। ऑडी, मर्सिडीज, सुजुकी, सब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ गाड़ियां बनाती हैं। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे सरकार पर बढ़ता कर्ज, आबादी का बूढ़ा होना और पढ़े लिखे स्किल्ड लोगों का देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना। चलिए, इकोनॉमी से हटकर अब उस चीज पर आते हैं जो किसी भी देश की असली आत्मा होती है, उसकी संस्कृति, उसकी कला और हाँ, उसके स्वाद। सांस्कृतिक तौर पर हंगरी बहुत अमीर है। सोचिए, क्लासिकल म्यूजिक में लिस्ट और बार्टोक जैसे नाम, लिटरेचर में नोबेल प्राइज विनर इमरे कर्तेज। इस देश ने दुनिया को एक से बढ़कर एक कलाकार दिए हैं और इसकी झलक आपको हंगेरियन पार्लियामेंट जैसी शानदार इमारतों से लेकर बुडापेस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल जैसे जिंदा दिल त्योहारों में भी साफ नजर आएगी। और अब खाने की बात। हंगरी की पहचान खाने के बिना अधूरी है।
और खाने में भी यहाँ के मशहूर सॉसेज। सबसे पहले है चबाई कोलबास, स्मोकी, मसालेदार और पैप्रिका का वो खास स्वाद, वाह। अगला नंबर है सेगेडी सलामी का। इसमें लहसुन और तीखी मिर्च का एक बोल्ड फ्लेवर होता है। और जानते हैं, इसे बनाने का तरीका सदियों पुराना है। अच्छा, सिर्फ नमकीन और मसालेदारी नहीं, मीठे में भी ये पीछे नहीं है। ये है लेकवार, खुबानी या आलू बुखारे से बना एक गाढ़ा मीठा जैम जो यहाँ की मिठाइयों की जान है। और आखिर में है ग्यूलाई कोलबाग्स। ये सॉसेज इतने स्पेशल है कि इसे यूरोपियन यूनियन ने प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया है। मतलब इसके स्वाद और क्वालिटी की गारंटी है। तो इसके विशाल मैदानों से लेकर शानदार कॉन्सर्ट हॉल तक और इसकी अनोखी भाषा से लेकर लजीज खाने तक, हंगरी की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस देश की गहरी और रंग बिरंगी पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।